नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरिद्वार से है। धर्मनगरी हरिद्वार में एक बार फिर पंडितों को लेकर नया मुद्दा खड़ा हो गया है। आपको बता दें, आज पंडित समाज के लोग सड़कों पर उतरे और अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का साफ कहना है कि विदेशी लोग भारत आकर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के मूल निवासी लोगों पर शासन नहीं चला सकते। इसी मांग को लेकर आज पंडित समाज की ओर से जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में 1818 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए कहा गया है कि मूल निवासियों के अधिकार को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और साथ ही प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जून महीने में मूल निवासी प्रमाण पत्र को लेकर एक अधिवेशन हुआ था, लेकिन जिन अहम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी उन पर कोई ठोस बात नहीं हुई। लोगों का सवाल है कि क्या जानबूझकर जनता की असली लड़ाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा सवाल यही है, जब व्यापार की छूट दी जा सकती है तो फिर मूल निवासियों के अधिकारों पर चुप्पी क्यों? मूल निवासी प्रमाण पत्र मुद्दा उठा लेकिन दब गया, क्यों दबा दिया गया? अधिकारियों के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे हक अधिकार, ये ब्राह्मण जो विदेश के हैं, विदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने हमारे हक और अधिकार को छीन रखा है। जबकि यूएनओ का नियम है, कोई विदेशी किसी देश में जाकर रह सकता है, व्यापार कर सकता है, घर बना सकता है, शादी कर सकता है, लेकिन वहाँ की जनता के ऊपर राज नहीं कर सकता है। ये विदेशी जब से 3500 साल 4000 साल पहले यहाँ पर घुसपैठ किया है, यही राज कर रहा है। अभी आपको बताएं, हाल ही में जो हमारा बामसेब का 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन था और भारत मुक्ति मोर्चा का संयुक्त 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसको इन्होंने पहले परमिशन दी और परमिशन को निरस्त कर दिया गया केवल 24 घंटे के पहले ही। और वहाँ पर अफवाह फैलाई गई कि ये जो है दूसरे तरीके का आंदोलन हो रहा है। और ये मूल निवासियों का जो आंदोलन था, हमारा जो अधिवेशन था, वहाँ पर बहुत सारे मुद्दों पर बात की जानी थी। वो मुद्दे इतने भयानक हैं कि जो हमारे साथ में अन्य अत्याचार हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, उन पर वहाँ चर्चा होनी थी। लोग बाग वहाँ पर चर्चा को सुनते और जागरूक होते, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते। इन ब्राह्मणों ने 24 घंटे पहले ही करोड़ों रुपए वहाँ पर लगे हुए थे। वहाँ पर जो टेंट पंडाल लगे हुए थे, पूरे देश से लोग बाग जा रहे थे, पूरे सबके टिकट हो चुके थे, इन्होंने वो रद्द की। पहली बात तो यह है कि उन्होंने परमिशन दी क्यों? और जो लोग उसका विरोध कर रहे थे तो प्रोटोकॉल कहाँ गया इनका? उनको रोकते ही, लेकिन हमारी परमिशन को इन्होंने संविधान के विरोध में जाकर के रद्द किया और राष्ट्रीय अधिवेशन को इन्होंने निरस्त किया। उस राष्ट्रीय अधिवेशन को निरस्त करने पर, क्योंकि हम लोग वहाँ इकट्ठा होने वाले थे, आदरणीय वामन मेश्राम साहब ने आह्वान किया कि पूरे देश के अंदर 525 जिलों में 31 राज्यों में हम लोग एक साथ पहले ज्ञापन देंगे। आज वो ज्ञापन का दिन है। हम लोग पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर दिया जा रहा है राष्ट्रपति महोदय को। 15 तारीख को हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे देश के अंदर। 22 जनवरी को हम लोग रैली प्रदर्शन करेंगे और आने वाली जो फरवरी है 22 तारीख को हम लोग इस आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में घेरने के लिए जाएंगे। पिछली बार भी हमने आरएसएस का हेडक्वार्टर घेरा था, क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए, जो लोग भी अधिकारों को, हमारे संविधान को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और ये विदेशी है, इसको जाना पड़ेगा देश को छोड़ करके। आज मूल निवासी जाग रहे हैं, इसको जो है दिक्कत हो रही है। आपको बताएं, 1 जनवरी 1818 को केवल 500 महारों ने अपने अधिकारों के लिए, गले में हांडी और पीछे झाड़ू जब था हमारे पीछे और सर पे ब्लैटरिंग का टोकरा था, उसको हटाने के लिए 1 जनवरी से 1818 को उन ब्राह्मणों को 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को मारा। आज हम लोग जागरूक हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है। अपने अधिकारों के लिए जैसा भी आदेश होगा हम उसके लिए तैयार हैं। हम उसकी वंशज हैं। 1818 में जो मूल निवासी महार थे, हम उनके वंशज हैं। हम लोग उनके वंशज अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। ये ध्यान रखें, ये बीजेपी सरकार, ये आरएसएस की सरकार, ये ब्राह्मणवादी सरकारें, याद रखें, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अपने अधिकार को लेकर रहेंगे, अपने संविधान को बचा करके रहेंगे। मेरा नाम संजय मूल निवासी है। मैं राष्ट्रीय संगठन सचिव हूँ बहुजन मुक्ति पार्टी का। बहुजन क्रांति मोर्चा उत्तराखंड। अभी हाल ही में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक बामसेब और भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा के कटक में होने जा रहा था।
ये जो संविधान विरोधी सरकार है आरएसएस बीजेपी की सरकार, इसने पहले परमिशन दी और फिर 24 घंटे पहले उस परमिशन को निरस्त करके इसने संविधान के आर्टिकल 19 का घोर उल्लंघन कर भारतीय संविधान पर हमला किया है। उस हमले के विरुद्ध संविधान को बचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी महानायक माननीय वामन मेश्राम साहब ने ऐलान किया है कि इनको अब हम इनके हेडक्वार्टर पे ही घेरेंगे। उससे पहले हम 4 चरणों में इस पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। पहला आंदोलन आज का ज्ञापन का था, जो महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को हम ज्ञापन देने आए हैं। 7 जनवरी को ज्ञापन देना था। 15 जनवरी को धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसको हम यही करेंगे, और जबकि पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर किया जाएगा। 22 जनवरी को रैली प्रदर्शन होगा और उसके बाद 1 महीने बाद 22 फरवरी 2026 को हम सारे लोग, देश के पूरे लोग, बल्कि विदेशों से भी लोग आएंगे, नागपुर में इनके हेडक्वार्टर को घेरेंगे। क्योंकि जब तक संविधान पर ये हमला करते रहेंगे, हम जागरूक हो रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छा किया, इन्होंने परमिशन रद्द करके ये अच्छा किया, ताकि पूरे देश के लोगों को पता लग जाए कि आरएसएस बीजेपी जो संविधान विरोधी काम कर रही है, ये संविधान को नहीं मानते, इसलिए ये विदेशी हैं। हमारे एक कार्यकर्ता को बस्ती के अंदर, जिला अध्यक्ष है भारत मुक्ति मोर्चा का, उसको जेल भेज दिया वहाँ के एसडीएम ने। वो ब्राह्मण था। उसने, हमारे अध्यक्ष ने सिर्फ ये कहा था कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, जबकि इनके पुरखों ने बहुत सारी किताबों में लिख कर रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा हम मध्य उससे आए हैं, यूरेशिया से आए हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा, और बहुत सारे ब्राह्मण इतिहासकारों ने ये बात कही है कि यहाँ पर हम बाहर से आए हैं। जब यहाँ जजिया कर लगाया जा रहा था, तब इन्होंने कहा था हम भी विदेशी हैं, मुगल भी विदेशी हैं, तो जजिया कर यहाँ के मूल निवासियों पर लगाया जाए। और अब अगर हम कह रहे तुम विदेशी है, तो ये लोग संविधान का उल्लंघन कर हमारे लोगों को जेल भेज रहे। हम इसके लिए तैयार हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ये अब लोगों को भी पता लग जाएगा, देश के सभी लोगों को पता लग जाएगा, और धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बाद बड़ा आंदोलन होगा और इनको अब देश छोड़ना ही पड़ेगा। के लोग उसमें बैठकर बात करते हैं कि हमारे देश में, देश के मूल निवासियों के साथ यहाँ के जो प्रयागराज निवासी प्रमोद सोनी भटकते हुए हरिद्वार के जटवाड़ा पुल पर मिला, जिसके चेतक पुलिस कर्मियों ने सुरक्षित कोतवाली ज्वालापुर पहुंचाया उसे, और साथ ही पूछताछ के दौरान युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया है। ज्वालापुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए प्रयागराज पुलिस और परिजनों से संपर्क किया। जानकारी मिली कि प्रमोद सोनी 1 जनवरी से लापता था। आज प्रमोद के पिता कोतवाली ज्वालापुर पहुंचे और अपने बेटे को सकुशल पाकर पुलिस का आभार जताया है। ज्वालापुर पुलिस की मानवीय पहल एक बार फिर बनी मिसाल। हरिद्वार में एक महिला साध्वी ने उनके आश्रम पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा करने और अधिकारियों पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस क्लब हरिद्वार में समर्थकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची साध्वी रेणुका ने कहा कि उनके हरिपुर कला स्थित राष्ट्र भक्ति आश्रम में कुछ दबंगों की ओर से जबरन कब्जा किया गया। इतना ही नहीं, उनके साथ मारपीट और अभद्रता भी की गई है। साध्वी ने स्थानीय पुलिस और एक SAIS अधिकारी पर गंभीर मिलीभगत का आरोप लगाया है और साध्वी के मुताबिक उन्होंने इस मामले में कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और अगर जल्द ही उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी।
20 नवंबर की घटना है। तब से आज तक मैं शारीरिक रूप से तो प्रताड़ित हुई थी, मानसिक रूप से मुझे प्रशासन और ये अपराधी लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पे मैंने विश्वास दिखाया था कि वो कुछ करेंगे। थोड़े ही समय मेरा धैर्य जवाब देने वाला है। मैं कब तक इस अपमान को बर्दाश्त करके रहूं। एक साध्वी होके मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, मुझसे दुष्कर्म की कोशिश की गई, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। मैं वो घटना याद कर करके रोज प्रताड़ित हो रही हूँ, प्रशासन से भी प्रताड़ित हो रही हूँ। मुझसे बर्दाश्त अब नहीं हो रहा है। कुछ अधिकारी को भी नाम दिया आपने? अनुराधा पाल IAS इसमें पूर्णतः शामिल है, उसका परिवार पूर्णतः शामिल है। चौकी इंचार्ज तो पहले दिन घटना से पूर्व और बाद में भी। रामनगर में बुधवार को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में श्री गुरु सिंह सभा द्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह के 559वें प्रकाश पर्व पर एक विशाल नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में अखाड़े के कलाकारों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए, वहीं नन्हे कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। नगर कीर्तन शोभा यात्रा की शुरुआत पीर मदारू गुरुद्वारे से हुई है। इसमें पंच प्यारों के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहब का रथ मुख्य आकर्षण रहा है, जिस पर पूरे सम्मान के साथ पुष्प वर्षा की जा रही थी। शोभा यात्रा में सिख समाज की महिलाएं आगे आगे सेवादारी करते हुए चल रही थी और साथ ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी की झांकी भी मनमोहक थी। अखाड़ों में गतका कलाकारों ने अपने हैरत अंगेज करतबों का प्रदर्शन किया है। बैंड की धुन पर कलाकार अपने हुनर को प्रदर्शित करते रहे। शोभा यात्रा के सबसे पीछे संगत में शामिल महिलाएं मधुर वाणी में शब्द कीर्तन कर रही थी और नगर कीर्तन निर्धारित मार्गों से होते हुए रामनगर गुरुद्वारे पहुंचकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत रावत ने उनके समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर तथा पंच प्यारों को माला पहनाकर स्वागत किया। जो हर एक साल की भांति इस बार रैली नहीं, यह गुरु का नगर कीर्तन है जो गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में निकाला गया है, जो पीरुमदरा से चलकर रामनगर गुरुद्वारा तक आता है। ये हमारी गुरु गोविंद सिंह जी के लिए ही उनके जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में निकाला जाता है। तो 2-3 जत्थे पंजाब से आए हैं, 2-3 जत्थे बाजपुर से आए हैं, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर कीर्तन करने के लिए आए हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव पर हर बार जो है प्रकाश उत्सव से पहले प्रभात फेरियां निकालते हैं और आज जो है उनका बहुत भव्य नगर कीर्तन यहाँ पर निकल रहा है, जो कि पीरुमदारा गुरुद्वारा कमेटी से निकलकर रामनगर प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा में खत्म होगा, जो कि यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं और कथावाचक भी हैं, जो कि समाज को संदेश दे रहे हैं कि हमें एकता स्वरूप रहना चाहिए और गुरु गोविंद सिंह जी के बताए हुए मार्ग पर चले। सितारगंज के शक्ति फॉर्म क्षेत्र के कथावाचक रामचंद्र राय पर बीते रोज देर शाम 2 अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया था। बदमाशों ने कथावाचक पर तमंचे से फायर भी किया है, लेकिन फायर मिस हो गया। कथावाचक रामचंद्र राय ने शोर मचाया, इसके बाद हमलावर फरार हो गए। हमलावरों ने उनका मुंह दबाने का प्रयास किया, जिस वजह से कथावाचक रोड पर गिर गए। कथावाचक डर से भयभीत अपने घर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी उनके घर पहुंची और साथ ही खबर धीरे धीरे क्षेत्र में फैल गई, जिसके बाद तमाम पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के लोग उनके आवास पर पहुंचे और उनका हाल जाना है। इसके बाद कथावाचक रामचंद्र राय के समर्थन में शक्ति फॉर्म के नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्णानंद मंडल, वरिष्ठ भाजपा नेता संजय बछाड़, तारक मंडल सहित तमाम जनप्रतिनिधि उनके समर्थक पहले चौकी पहुंचे। उसके बाद कोतवाली आए और साथ ही प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद रामचंद्र राय का मेडिकल कराया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस पार्टी की निंदा करते और साथ ही कथावाचक रामचंद्र राय के साथ जो हुआ उसे हम सहन नहीं करेंगे।
इनकी भांति मैं कल भी परिक्रमा करने के लिए अपना गोविंद नगर पड़ागांव वाले रोड में जा रहा था। वहाँ से परिक्रमा करके जब मैं लौट रहा था तो कोई अज्ञात जो व्यक्ति था, 2 जने थे, उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई। ऊपर वाले का कृपा है कि मैं बच गया जैसे तैसे। इससे पहले भी 2-3 बार ऐसी घटना हुई थी, जिसकी सूचना मैंने दोनों ही संबंधित चौकियों को मैंने दे दी थी। उस समय अगर मैं थोड़ा ठोस तरीके से उठता तो शायद मुझे संदेह नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अति हो गई है, जिसके लिए आज मैं यहाँ पर थाने में भी आया हूँ और अपने यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। हमला किस समय हुआ था और किस चीज़ से? ये संध्या का समय था, लगभग 6 से 7 के बीच में रही होगी, और अज्ञात लोग थे, उनके पास कुछ तमंचे भी थे, जो कि फायर हुआ नहीं। ईश्वर की कृपा थी कि फायर हुआ नहीं, मैं बाल बचा। जिसके लिए दे दी गई है अभी मैंने यहाँ पर दिया है, अभी लेटर दिया, तो उसको मेडिकल करवाने के लिए भी हम जा रहे हैं। हमारे कथावाचक श्री रामचंद्र जी पे जो हमला हुआ है ये बड़े निंदनीय है, और हमारे क्षेत्र शक्तिपारम एक शांतिप्रिय क्षेत्र है। हम चाहते प्रशासन से मांग कर रहे हैं, और माननीय कोतवाल साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि तत्काल इस पर जो है कार्रवाई करके जो दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाएगा और सलाखों के पीछे होंगे। और शक्तिपारम क्षेत्र शांतिप्रिय है, जो आप कह रहे हैं कि जो है इस प्रकार का मामला नहीं होना चाहिए, ये वास्तविकता है कि ये समाजी प्राणी है, समाज के लिए बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो है इनके ऊपर 2-3 बार भी हमला हो चुका है, ये कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सत्यता इसमें होगी, इसके लिए जांच हो रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा। और पूरे शक्तिपारम वाले और जो भी हमारे बंगाली समाज के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग, सब हम रामचंद्र जी के साथी हैं। खनन समिति में आप जुड़े हैं, तो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि खनन माफिया जिनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, पूर्व में प्रशासन के ऊपर हमला भी उन्होंने किया था, वो लोग भी हो सकते हैं। नहीं, मैं खनन समिति का अध्यक्ष, मैं सरकारी काटा जो है नंदो रोकुलेरी खनन समिति का अध्यक्ष हूँ। ये दूसरे जो खनन हो रहे हैं उसका मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। मेरे जो खनन होते हैं सरकारी नियम पे खनन है। ये जो खनन कर रहे हैं लोग, मिट्टी माफिया है, वो मिट्टी काट रहे हैं, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हो सकता है जो खनन कार्य कर रहे हैं उसमें भी कोई लोग हो सकता है, संदेह की बात नहीं है। देखिए, कल जैसे हमको पता लगा कि इस तरह की घटना हुई है, तो बहुत ही निंदनीय घटना है, और हम लोग मौके पे पहुंचे कल रात। और निश्चित तौर पे किसी राजनीतिक बात नहीं है और व्यक्ति विशेष बात है, और गुरुजी जो है हमेशा अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए वो बात करते रहते हैं, और ऐसे घटना हुई तो निंदनीय घटना है। हम लोग रात पहुँचे उनके पास, और हमने उनको आश्वासन दिया कि गुरुजी इस मौके पे ऐसे टाइम पे हम पूरे क्षेत्र के लोग आपके साथ हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। और कल रात से लेकर अभी तक चेयरमैन साहब है, तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनके साथ हैं। अभी आए थे और कोतवाल साहब से हमने आग्रह किया कि जल्द से जल्द खुलासा किया जाए, और जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, और उन्होंने आश्वस्त किया है। और अभी उन्होंने मेडिकल भी करवाया हमारे गुरुजी का, और जो भी उस पर रिपोर्ट आएगी और FIR भी दर्ज हुआ है, जो भी उस पर कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर वो करेंगे, और हम लोग उससे संतुष्ट भी हैं। और इस घटना का मैं बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ। सभी एक मंच पे हैं, इसका क्या इसमें क्या कहना है? राजनीतिक अलग चीज़ है, जब ऐसे कोई घटना किसी के साथ हो तो हम लोग सभी लोग एक मंच पे। और शक्तिपारम में गुलदस्ता है, आपने देखा भी होगा, काफ़ी समय से अब शक्तिपारम को कवरेज देते हैं, तो शक्तिपारम में गुलदस्ता है। राजनीति चाहे हम कुछ भी करें, जब कोई समाज और क्षेत्र की बात आती है तो हर पार्टी हम लोग इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ते हैं। ये शक्तिपारम की खूबी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं सत्यता अगर नहीं होती तो आरोप नहीं लगता। तो रामचंद्र राय जी वो अकेले थे, लेकिन बाद में जब हमें सूचना मिली तो हम वहाँ पहुँचे, मौका भारत में हमने सब कुछ देखा, तो लगा कुछ ना कुछ तो हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि लोग, ये मैं नहीं कहता किसी समाज का मामला है या फिर किसी संगठन का मामला है या किसी व्यक्तिगत मामला है। आज अगर रामचंद्र राय जी पर हमला हो सकता है तो हम लोग जो जनप्रतिनिधि लोग हैं हम पर भी हमला हो सकता है। तो सभी को जिस प्रकार से हम लोग सुबह से लगे पड़े हैं, और कल रात भी हम लोगों ने पूरा लगे थे अपने हिसाब से, और आश्वासन हम क्या कहते हैं कोतवाल साहब से यहाँ पर कानून की व्यवस्था से बहुत बढ़िया मिला है। मुझे लगता है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगा, और बहुत जल्द हम तह तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये प्रकरण खाली रामचंद्र राय जी का नहीं है, बहुत गंभीर विषय है, और इसमें खुली जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने होना चाहिए। सभी एक मंच पे आए हैं, पक्ष विपक्ष। ये एक राजनीति एक अलग चीज़ है, और ये जो व्यक्तिगत चीज़ है ये अलग चीज़ है। राजनीति में चुनाव लड़ते हैं या फिर किसी के खिलाफ कुछ होता तो हम कर सकते हैं, दूसरों को लोकतंत्र अधिकार है, ये लोकतंत्र में अधिकार दिया। लेकिन जब किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पर कोई टीका टिप्पणी या फिर इस तरह की निंदनीय घटना होती है तो सभी एक मंच में होकर हम कोतवाली में आए हैं, और कोतवाल साहब से भी बढ़िया तरीके से हमारी वार्ता हुई पिछले विगत 1-1.5 घंटे से। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई करेंगे और दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे करेंगे। रामचंद्र राय जी द्वारा अवैध खनन के खिलाफ भी बोला गया था। आरोप लगाना ये हमारा काम नहीं है। हम कह सकते हैं हाँ कि उनका एक पोस्ट लास्ट टाइम आया था खनन माफियाओं के खिलाफ, लेकिन ऐसा तो लोकतंत्र है भैया, कोई अपना पक्ष रख सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से।
तो उन्होंने अपना पक्ष रखा। लेकिन इस तरीके से शक्ति फार्म की अगर परिस्थिति हुई होगी तो ये बहुत ही सोचने का विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। देखिए, हमें कल रात को हमें पता चला कि हमारे सम्मानित रामचंद्र जी के ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया है। हम लोगों को पता चलते ही हमारे वहाँ के सम्मानित जो हम सब लोग हैं, जो भाजपा के हम लोग वरिष्ठ वहाँ के नेता लोग हैं, हमारे चेयरमैन साहब, सभी लोग हम उनके आवास पर गए और हमने उस घटना को, बहुत निंदनीय घटना था, जो ऐसा घटना हमारे कथावाचक हैं जो सम्मानित है, उनके ऊपर ऐसा घटना नहीं घटित होना चाहिए था। हमने अभी हमारे कोतवाल साहब से हमने निवेदन किया सब लोगों ने कि भाई इनकी शीघ्र इनकी खुलासा होनी चाहिए। जो भी इसमें शरारत तत्वों के जो भी है, जांच में जो भी व्यक्ति का नाम आए, चाहे किसी प्रकार का भी हो, कोई पावरफुल हो या दबंगई हो, जो भी है, चाहे वो खनन वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम सब लोगों ने अभी हमारे कोतवाल साहब से हम सब लोगों ने ये निवेदन किया है और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कोई भी शरारत तत्वों के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और शीघ्र उस पर कार्रवाई होगी। हमें हमला किसी हथियार से या जिसमें फायर मिस हुआ है? अब इसमें जो भी है जांच का विषय है, जांच करके उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। खबर हरिद्वार से है, जहां लोहड़ी कार्यक्रम में राज्यपाल की गरिमा में मौजूदगी दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। उत्तरांचल पंजाबी समाज द्वारा आयोजित लोहड़ी मेला कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर की और इस अवसर पर पारंपरिक लोक गीतों, नृत्यों और साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोहड़ी पर्व की उल्लासपूर्वक झलक देखने को मिली है, जिससे पूरा माहौल पंजाबी संस्कृति के रंग में रंग गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर पंजाबी महासभा के पदाधिकारी और सदस्यों ने राज्यपाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में पंजाबी समाज के सामाजिक सांस्कृतिक योगदान की सराहना करते हुए ऐसे आयोजन समाज में एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का कार्य करते हैं और लोहड़ी जैसे पर्व पर नई पीढ़ी को अपनी जड़ों को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। चार मुकदमों और गैर जमानती वारंट के बावजूद उर्मिला सनावर पुलिस की पकड़ से बाहर है। सवालों के घेरे में कार्रवाई है। हरिद्वार में दर्ज 4 बार मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद उर्मिला सनावर अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पुलिस जानबूझकर उसे बचा रही है या फिर किसी दबाव अथवा अन्य कारणों के चलते कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है? ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल हरिद्वार जिले के विभिन्न थानों से उर्मिला सनावर के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज हैं, जिनकी जांच फिलहाल एसआईटी कर रही है। जांच के तहत एसआईटी द्वारा उर्मिला के घर पर नोटिस भी चस्पा किया जा चुका है। इसके बावजूद उसकी मौजूदगी सुनिश्चित नहीं हो पाई है। ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि पुलिस और एसआईटी कब तक इस मामले में ठोस कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर पाती है और कानून का डर कब तक दिखेगा। हरिद्वार के ज्वालापुर इंटर कॉलेज में उत्तरांचल पंजाबी समाज द्वारा आयोजित लोहड़ी मेला कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की और कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल ने दीप प्रज्वलन कर की। इस अवसर पर पारंपरिक लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोहड़ी पर्व की उल्लासपूर्वक झलक देखने को मिली।
यहाँ के जो पंजाबी महासभा है उन्होंने लोहड़ी का पर्व मनाया। आज एक बहुत बड़ा संदेश हरिद्वार के पंजाबी समाज ने पूरे विश्व में, पूरी मानवता में दिया है कि किस प्रकार हमको अपने हर एक पर्व को, उत्सव को किस उल्लास के साथ, किस उत्साह के साथ मनाना चाहिए। आज यहाँ पर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही वाइब्रेशन दिखाई दे रही। आज जो एक संदेश यहाँ से गया है कि भारत की जो पहचान है वो हमारी संस्कृति, हमारे सिविलाइजेशन, हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारे मॉरल एथिक्स हैं, जो हमारे त्योहार हैं, उनको मनाने के अंदर में। पहला तो हम हरिद्वार में हैं, हरि के द्वार में हैं, और वहां पर ऐसी भावना जिसके अंदर में समरसता, हम सबके लिए औरों की सेवा कैसे करें, हम औरों का कल्याण उसमें क्या करें और अपना कर्म कैसे करें। आज मैंने पूरे हरिद्वार के पंजाबी समाज को, पूरी मानवता की तरफ से धन्यवाद दिया, क्योंकि कोविड के समय में जो आपने कार्य किया था वो बिल्कुल अद्भुत था। जिस प्रकार आपने यहाँ पर हर एक की सेवा की, जिस प्रकार आपने उस वक्त में ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की सेवा की, आपने कंटिन्यूअस लंगर लगाया, आपने शमशान घाट और ऐसी जगह के ऊपर में अंतिम संस्कार के जो प्रोग्राम किए थे, वो उसने पूरे समाज को बहुत टच किया है। मैं तो कहूँगा कि जो पंजाबी यहाँ समाज है हरिद्वार में, उसने एक पूरे मानवता को सबक दिया है कि जब भी हमारे पास में कठिनाइयां आएंगी, चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, तो उस वक्त में हमको किस प्रकार अपने समाज का करना है। आज हमने सचमुच उस पंजाबियत को याद किया, उस पंजाब की परंपरा को याद किया, और आज हमने सबने इकट्ठा संकल्प लिया है कि किस प्रकार हम सेवा करें। जो गुरु नानक देव जी ने कहा था, बहुत सुंदर, उन्होंने कहा कि सब कुछ तेरा, हम सर्वदा भला। और आज जो सबक लोहड़ी का, आज जो इकट्ठा परिवार ने, वैसे तो बहुत ठंड थी, लेकिन जो आत्मा के अंदर में, हृदय के अंदर में जो आज गर्माहट थी, मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत सुंदर, लोहड़ी की जो आग जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं, हम सब संकल्प लें कि किस प्रकार हम औरों की सेवा कर सकते। आज हमने उस पंजाब के संदेश को सबसे साझा किया है, और वो भी ऐसी जगह में जहां पर पवन पावन गंगा मैया के तट के ऊपर में किया है। मुझे लगता है कि ऐसे समय में, ऐसे स्थान पर जो संकल्प होता है, उसमें जो वाहिगुरु होता है, जो प्रभु होता है, जो शिव जी होते हैं, वो हमारे साथ में होते हैं। आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉम्प्लीमेंट कि आज बहुत ही सुंदर कल्चरल प्रोग्राम किया। उस कल्चरल प्रोग्राम ने हमारी आत्मा, हृदय के अंदर में एक अलग निश्चय को आज जोड़ा है। मैं आज के इस शुभ अवसर पर पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को, हर एक पंजाबी जो पूरी धरती पर है, उनको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।